नमस्कार साथियों, आपका मंजुल मेदिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 11th के NCERT की बुक पॉलिटिकल थ्योरी के थर्ड लेसन पर हैं, जिसका नाम है समानता। समानता के बारे में हम पहले ही बहुत सारी बेसिक चीज़ें जान चुके हैं कि समानता का क्या अर्थ होता है, समानता क्यों महत्वपूर्ण है। हमने प्राकृतिक और सामाजिक समानता में क्या अंतर होता है यह भी जाना, ठीक है। और उसके अलावा हमने अवसरों की समानता के बारे में भी पढ़ा। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है समानता के 3 आयाम। ये समानता के 3 आयाम व्यक्तित्व के विकास के लिए 3 अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आएगा, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमने इस सवाल पर विचार किया कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। मतलब हमने पढ़ा था कि कौन से सामाजिक अंतर को हम स्वीकार कर सकते हैं, किसको विशेषाधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस पर विचार करने के बाद हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि समानता के भी कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानते समय जब हम महसूस कर रहे थे कि समाज के अलग अलग क्षेत्रों में असमानता है, ठीक है, तो कुछ विचारकों के द्वारा और उन्होंने कुछ विचारधाराओं का गठन किया। उन विचारधाराओं से हमें पता चलता है कि समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों में किस प्रकार से तालमेल बिठाया गया है, जो कि समानता को महत्वपूर्ण बनाते हैं। समानता के इन 3 आयामों को लक्ष्य करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। समतामूलक समाज का मतलब है जिसके मूल में समानता हो, एक ऐसा समाज। तो अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज कौन सा होगा? जहाँ पर ये तीनों समानताएं हमें देखने को मिलेगी। राजनीतिक समानता भी, आर्थिक समानता भी, और तीसरा कौन सा था? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ठीक है। तो हम सबसे पहले राजनीतिक समानता के बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक समानता में देखो, एक तो राजनीति के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति को वोट करने का अधिकार, या उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार, या अपने देश के शासन को चलाने के लिए जिन नीतियों को बनाया जाता है, जिन लोगों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, और जिन लोगों के लिए बनाया जाता है, तो जिन लोगों के लिए बनाया जाता है उन्हें कोई आपत्ति है तो नागरिक होने के नाते वह सरकार को यह बता सकते हैं कि वह इसके विरोध में है या उस नीति के पक्ष में है, ठीक है। तो ये अधिकार जो है नागरिकों को ही मिले हुए होते हैं। राजनीतिक समानता लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार, मसलन जैसे कि मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अपने विचार रखने की स्वतंत्रता हुई, ठीक है। और धार्मिक विश्वास की आज़ादी मतलब कि आप किस धार्मिक विचार को मानते हैं, किस संप्रदाय में विश्वास करते हैं, कौन से मत, मूल्यों, संस्कृति को मानते हैं और किस में विश्वास नहीं करते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी होगी। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप दूसरों की संस्कृति का या दूसरों के धार्मिक विश्वासों का उपहास करें या उनका मजाक उड़ाएं। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। कि भाई राज्य में रहकर आप अपना सर्वांगीण विकास करें, इसके लिए आपको राजनीतिक अधिकारों की भी ज़रूरत होती है ना। और उसके साथ साथ आप राज्य के कामकाज में भी हिस्सा लेने में सक्षम हो पाते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफ़ी असमानता बरकरार है। अब देखो यहाँ पर ये कहा गया है, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि ये केवल औपचारिक अधिकार है।
किसकी बात हुई है ये औपचारिक अधिकार की, यानी कि आपके वोट करने का अधिकार। तो वो कैसा अधिकार हुआ? ये पेपर में पहले भी कई बार पूछा गया है कि व्यक्ति को वोट करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, और 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, जिसमें एक है संवैधानिक अधिकार, एक दे देगा वो कानूनी अधिकार, एक दे देगा मानवाधिकार, एक दे देगा मूल अधिकार। तो ये 4 ऑप्शन आपके होंगे और आपको बताना होगा कि राइट आंसर क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा? कानूनी अधिकार। ठीक है, आप इसको गलत नहीं करेंगे। ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती है। देखो, यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से सभी नागरिकों को समान अधिकार तो दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार असमानता देखते हैं। अब वो असमानता किस आधार पर होती है? असमानता हो सकती है कि उन सभी को संसाधन जो है वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर उनको जो अवसर है वो समान रूप से उपलब्ध नहीं किए गए, अवसरों की भिन्नता है। इसलिए अक्सर समान अवसर और मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है। आपने देखा होगा बार बार ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा कि हमें भी समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं, फिर वो उसके लिए सरकार से मांग करते हैं। ठीक है, अपने विचार सरकार के सामने रखते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। सिर्फ आपको आवाज़ उठाने का अधिकार दे दिया जाए, अभिव्यक्ति का अधिकार दे दिया जाए, उसी से सारी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी ना। उसके अलावा भी हमें 2 और क्षेत्र देखने होंगे, यानी कि सामाजिक समानता का और आर्थिक समानता का। तो अब हम देख रहे हैं सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। यानी सबसे पहले तो हमने जब समानता समाज में लेकर आने की बात की, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। अब इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की ज़रूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। यानी कि हमें उन बाधाओं को दूर करना होगा जो कि समाज के लोगों को अपना विकास करने में बीच में आ रही हैं। तो उन बाधाओं को, उन अवरोधों को हटा दिया जाए, सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएं, उनके पास उन संसाधनों की पहुंच की जाए। ठीक है, तो समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। मतलब एक तरफ तो आप जॉब्स तो निकाल रहे हैं, लेकिन लोगों के पास या वहाँ के बच्चों के पास स्कूल ही नहीं है जहाँ पर वो बेसिक एजुकेशन ले सके। 2 समय का भोजन खाने के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। ठीक है, अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं है। तो वो सरकारी नौकरी या अपनी किसी भी जॉब के लिए किस प्रकार तैयारी कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आवश्यक है कि उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए और फिर हम उनके पास समानता के जो अवसर हैं उनको पाने का बराबर मौका दे पाएंगे। इसके लिए यह जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जाए। यानी कि सामाजिक असमानता भी हमें कम करनी है। समाज में हम देखते हैं कि कई बार लड़कों को ज़्यादा मौके मिले हैं, लेकिन लड़कियां जो है उन मौक़ों को प्राप्त नहीं कर पाई, यानी कि वो अवसर से वंचित रह गई। ठीक है, या उनकी जल्दी शादियां कर दी जाती है। ठीक है, और भी मतलब बहुत सारी वजह होती है। कुछ हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, ठीक है, जो इसकी जिम्मेदार हैं। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार व न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी भी जरूरी मानी गई है। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना संभव नहीं होगा। भाई, जब तक उन्हें ये बेसिक नीड्स नहीं मिलेगी, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जैसी, अच्छा स्वास्थ्य जैसी, ठीक है, तो वो लोग कहाँ से मतलब कि स्पर्धा कर पाएंगे? यानी वो स्पर्धा जो है वो न्यायपूर्ण नहीं होगी। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान ना हो, वहाँ
में अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। क्यों? हो सकता है कि उन्हीं में से कुछ बेहतर खिलाड़ी बन सकते थे, कुछ अच्छे दार्शनिक बन सकते थे, कुछ अच्छे टीचर बन सकते थे, है ना, लेकिन उनके पास वो संसाधन ही नहीं थे कि वो अपनी प्रतिभा को निखार पाते। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक बेहतर प्रतिभा को खो देते हैं। भारत में समान अवसरों के मद्देनज़र एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती हैं। यानी जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं वो भी मनुष्य के कई बार दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता। देखते हैं हम कई जगह पर ऐसा होता है कि महिलाओं को जो है उत्तराधिकार का समान अधिकार अभी भी नहीं मिला हुआ, लेकिन वो संविधान में फॉर्मल रूप में लिखा हुआ है। कुछ एक गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है। यानी कि जैसे कुछ एक गतिविधियों में शामिल होने पर पाबंदी होती है, जैसे कुछ जॉब्स को इस तरीके से सिक्योर रख देना कि वह महिलाओं के लिए नहीं होगी। या कुछ आप ये देखते होंगे कि कुछ मंदिरों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि इसमें महिलाएं जो हैं, महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि महिलाएं उस मंदिर में नहीं जाएंगी। साउथ की कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर वुमेन का जाना मना है, और जो महिलाएं हैं वो कोर्ट तक भी गई हैं इसके लिए। तो कहने का मतलब है समय समय पर जब उनके साथ भेदभाव होता है तो फिर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और वो अपने अधिकारों की मांग करती हैं। ऐसे मामलों में राज्य की भूमिका फिर क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी राज्य को कुछ ऐसे जो है पॉजिटिव एक्शन लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से समानता को स्थापित किया जा सके। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों और रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सकें, और रोजगार में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये पुरुष के लिए है काम और ये महिला के लिए काम है। या फिर अगर सेम काम महिला और पुरुष कर रहे हैं तो कई बार उनकी प्रतिभा को भी कम आंका जाता है, किसकी, महिलाओं की प्रतिभा को, और ये कहा जाता है कि ये पुरुष से कम योग्य है इसलिए वो कम वेतन की भागीदारी है, जो कि गलत बात है। ठीक है, यह असमानता को दिखाता है। शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा एजुकेशन में, जॉब्स में कुछ सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाती है, और आपने ग्राम पंचायत में भी देखा होगा। यानी कि कुछ राजनीतिक संगठनों में भी महिलाओं की जो स्थिति अच्छी करने की बात की गई है उसके लिए भी उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया ताकि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। और ये ही नहीं, जब महिलाएं बहुत अच्छा वर्क करती हैं तो उसके लिए उन्हें पुरस्कारित भी किया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है ताकि वो और महिलाओं के लिए एग्जाम्पल सेट कर सके। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। अब आते हैं हम आर्थिक समानता पर। यानी आर्थिक समानता क्यों आवश्यक है, यह थर्ड पॉइंट है। आज के दो आयाम हम पढ़ चुके हैं, है ना, राजनीतिक आयाम और सामाजिक आयाम। अब हम पढ़ रहे हैं आर्थिक आयाम। ठीक है, यानी आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं। तो आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता हो। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका तो यह है कि संपन्नतम और निर्धनतम समूहों के बीच का आनुपातिक अंतर नापा जाए। उससे हमें यह पता चल जाएगा कि समाज के बीच में कितनी गहरी खाई है, ठीक है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना है। यानी कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, यानी कि एक दिन में उनकी जो बेसिक मजदूरी है वो क्या है। यह सही है कि समाज में धन, दौलत और आमदनी की पूरी समानता संभवतः कहीं विद्यमान नहीं रही। आज तक हम कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखते समाज में कि जहाँ पर हम आर्थिक समानता को पढ़ सकें। आर्थिक समानता हो ही नहीं सकती, है ना। जो संसाधनों का बंटवारा है वो एकदम नाप तोल के सही सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए।
आपने देखा होगा कि अभी कोरोना के टाइम में किस प्रकार से जब लेबर वर्क रुक गया था तो उनका जीवन कितना खतरे में पड़ गया था, है ना। तो उस आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सरकार ने लेबर कार्ड जैसी सुविधा को मतलब और ज़्यादा तीव्र किया। श्रम कार्ड बनने लगे, है ना। लोगों को जो राशन है वो मुफ्त दिया गया, ताकि अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो काम करने के तो इच्छुक है, लेकिन जो कोरोना ने परिस्थितियां बना दी थी वो बहुत ही विषम थी, काम करना संभव नहीं था, है ना। तो सरकार ने उनकी मदद करने की कोशिश की, जो कि एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी सरकार का काम भी होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से फिर राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है और उस असमानता की खाई को कम करना पड़ता है। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देते हैं जिनके पास प्रतिभा और संकल्प है, और ये ही हर इंडिविजुअल की लाइफ में भी होता है। आपने देखा होगा उन्हें समान अवसर कम से कम तो मतलब मिलते ही हैं कि वो अपने हालात को सुधार सकें, लेकिन वो तभी सुधार पाएंगे जब उनके पास प्रतिभा हो और संकल्प हो, यानी दृढ़ संकल्प हो। अब प्रतिभा भी लगभग सभी लोगों के पास होती है, कोई व्यक्ति ईश्वर ने कम या ज़्यादा प्रतिभा का नहीं बनाया, सभी में कोई ना कोई प्रतिभा है। हम सभी की प्रतिभाओं को एक लाइन में नहीं रख सकते, ठीक है। मछली पानी में तैर सकती है और बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मछली जो है अयोग्य है क्योंकि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, और ना ही बंदर अयोग्य होगा कि वह पानी में नहीं तैर सकता। तो सबकी अपनी अपनी योग्यता है, अपनी अपनी प्रतिभा है। अगर आपके पास अपना दृढ़ संकल्प है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का, तो आपको छोटे से छोटा अवसर भी बहुत आगे ले जा सकता है। तो आप अवसरों को वेस्ट ना जाने दें। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि अभी वो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आया, पेपर नहीं देंगे ये बोलकर कि अभी तो यार अच्छे से तैयारी नहीं है और अब हम नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम देंगे। जब नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आएगा तब भी बच्चों की यही रटन रहती है और वो कई बार एग्ज़ाम भी छोड़ देते हैं। हो सकता है कि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं हो लेकिन मुझे पेपर में आता हो, ये भी तो हो सकता है, पेपर इजी आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको ये छोटे छोटे अवसर गंवाने नहीं चाहिए और ना ही पढ़ने का अवसर गंवाना चाहिए। जो थोड़ा बहुत भी समय आपको मिलता है उसमें आप अपना पूरा 100% दें, ठीक है। अपना 5 मिनट भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इसमें यह संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। किसमें? यानी असमानता तो समान अवसरों के साथ भी बनी रहेगी, लेकिन जो उन्हें मौके मिलते हैं उन मौक़ों में ये संभावना ज़रूर होती है कि वो अपनी स्थिति को समाज में बेहतर कर लेंगे और कर भी पाते हैं। लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसे वे असमानताएं अधिक खतरनाक हैं जो पीढ़ियों से अनछुई रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बेशुमार धन दौलत कमाते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम अंबानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, टाटा बिरला का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम देखते हैं उनके पास बेशुमार धन दौलत हमें देखने को मिलती है। ये इंडिया के एग्जाम्पल है, और भी जैसे आप बाहरी दुनिया के भी देखेंगे तो आपको बहुत मिलेंगे। और एक तरफ हम देखते हैं कि एक समाज में ऐसा वर्ग भी है जो अपनी 2 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमा पा रहा है, और वो लगातार वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं, यानी कि गरीबी में ही जीवन जी रहे हैं। उन्होंने अपनी स्थिति को वो बेहतर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास संसाधनों की पहुंच नहीं थी, अवसर की समानता नहीं थी, तो या सामाजिक कुरीतियों की वजह से, ठीक है, कि हम तो यही रोज़गार अपनाएंगे क्योंकि ये हमारे दादा परदादा हमारे पूरे परिवार ने अपनाया हुआ था। तो कई बार वो खुद उस चीज़ से नहीं निकलना चाहते हैं, और जिसका रिज़ल्ट क्या होता है? गरीबी या अपनी पिछड़ी हुई स्थिति। तो हमें उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने विचारों में परिवर्तन भी करने की ज़रूरत होती है। अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के पास पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत और इसके साथ हासिल होने वाली सत्ता का उपभोग भी कर पाते हैं, वो क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा माइट इज़ राइट, यानी कि जहाँ पर
पावर होती है वहाँ पैसा आ जाता है, और जहाँ पर पैसा आ जाता है वहाँ पर पावर आ जाती है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने ये कहावत बहुत सुनी होगी। तो ये यहाँ पर एकदम फिट बैठती है कि जिसके पास धन दौलत होता है उसके पास सत्ता भी अपने आप आ जाती है, या वो फिर क्या करने लगता है, सरकारी जो नीतियाँ बनती है उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करने में सरकार पर दबाव बनाने का काम करता है। ठीक है। एक और वे जो पीढ़ियों से धन, विशेषाधिकार और सत्ता का उपभोग करते आए हैं, और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने रहे। कालक्रम में ऐसा वर्ग भेद क्या करेगा, आक्रोश को बढ़ाएगा, हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज़्यादा कठिन साबित हो सकता है फिर। यानी कि आप एक ही दिन तो उस समाज में परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो वो गहरी खाई है अमीर और गरीब की, वो बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मार्क्सवाद और उदारवाद। देखो, मार्क्सवाद जहाँ पर समाज में समानता की बात करता है, समतावादी विचार रखता है। मार्क्सवाद का कहना है कि व्यक्ति को समाज में अपनी क्षमता के अनुसार तो काम करना चाहिए, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से समाज से लेना चाहिए। ठीक है। यानी काम तो वो अपनी क्षमता के अनुसार करेगा, और यानी कि उसे उपभोग करने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये जो दो स्टेटमेंट देखने को मिलती है, ये मार्क्सवादी थॉट को दिखाती है। जबकि उदारवादी क्या कहते हैं कि प्रकृति ने सभी को समान रूप से पैदा किया है या जन्म दिया है। अब जन्म से कुछ लोग प्रतिभा के धनी होते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनमें 19-20 हो सकते हैं। यानी कि समाज में जो व्यक्ति अवसरों का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ जाएगा, तो उस रेस में आगे निकलने का श्रेय केवल उस व्यक्ति को दिया जाए। यानी वह जो भी कमाएगा वो उसका निजी हिस्सेदारी मानी जाएगी, उसमें कोई मतलब बांटने वाला नहीं होगा। यानी उस व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, और उसके पास वो जो भी संसाधन इकट्ठे करेगा उस पर उसका खुद का एकाधिकार होगा। तो ये उदारवादी विचार थे। तो ये दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। अब मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स पूरा नाम है इनका, यानी मार्क्स का पूरा नाम कार्ल मार्क्स है। ये एक जर्मन फिलोसफर थे। ठीक है। तो ये एक फ़िलोसफर के साथ साथ सोशियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी कुछ बुक्स हैं, यानी इनके वर्क्स की बात करें हम, यानी इन्होंने किस किस पर काम किया है, तो इनकी कुछ बुक है, जैसे दास कैपिटल हो गई, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया, वैल्यू फॉर्म हो गया, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गई। ठीक है। तो इन सब का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। अब कार्ल मार्क्स के बारे में और इनकी बुक्स के बारे में कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। जब हम अभी तो हम बेसिक बुक पढ़ रहे हैं क्लास 11th और 12th की, जब हम मेन बुक पढ़ेंगे, ठीक है, एडवांस बुक पढ़ेंगे, तो उसमें हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। मार्क्स ने दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है, जैसे कि जल, जंगल, जमीन, तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। यानी कि लोगों ने उन पर एक अधिकार कर लिया है। निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। फिर वो जो भी कानून बनाएंगे वो ऐसी नीतियों को बनाने में या ऐसे कानूनों को प्रभावित करेंगे जिसमें वो खुद सक्षम हो पाए, ठीक है, खुद मजबूत बन पाए। तो वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाना पड़ेगा। यानी सिर्फ समान अवसर उपलब्ध कराने से ही असमानता खत्म नहीं हो जाएगी। हमें और किन किन चीज़ों पर फोकस करना है? एक तो आवश्यक संसाधनों पर और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम किया जाए। यानी कि जनता का नियंत्रण हो जितने भी ये संसाधन है, ना कि किसी वर्ग का, किसी एक इंडिविजुअल का।
और सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, यानी सबका अपना अपना मत हो सकता है, अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मुद्दे किसने उठाए थे? ये कार्ल मार्क्स ने उठाए थे कि भाई किसी व्यक्ति का ये जल, जमीन, जंगल, ठीक है, तेल जैसी चीज़ों पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा? प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ठीक है, असमानता बढ़ेगी, और उन्होंने समानता को बढ़ावा देने की बात की है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, एक सेकंड के लिए ज़रा ध्यान से देखें और बताएं ये कौन है। इनका नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, ये अमेरिका के पादरी हैं, आंदोलनकारी हैं, एक्टिविस्ट हैं। 1955 से 68 तक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। ठीक है, इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, और इनका एक स्पीच है, वर्ल्ड फेमस स्पीच, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, तो इनके स्पीच का नाम क्या है? आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखें, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच है। तो आशा करती हूँ कि आप देखेंगे, जो उन्होंने लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर दी थी। आगे, उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जाता है, यानी उदारवादी सिद्धांत अलग बात करेंगे, है ना। वो तो कह रहे हैं कि भाई उस पर पूरी जनता का एक अधिकार हो जाए, जल, जमीन, जंगल पर। कौन? मार्क्सवादी। अब उदारवादी सिद्धांत कहते हैं कि उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ठीक है, वो थ्योरी ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि कंपटीशन की बात करते हैं। जब वो कंपटीशन की बात करते हैं तो कहते हैं प्रतिस्पर्धा में जो व्यक्ति आगे दौड़ गया तो वही रेस का हीरो होगा। ठीक है, तो जो रेस के घोड़े हैं, अगर जो अच्छे घोड़े निकल गए और वो आगे बढ़ गए तो वही जीत के हकदार होंगे। ठीक है, अपनी प्रतिस्पर्धा की सारे लाभांश के वही खुद अधिकारी होंगे। वे मानते हैं कि इन सब के लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने चाहिए, और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब कि राज्य का हस्तक्षेप कितना? केवल इतना होना चाहिए कि सभी लोगों को न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान हो, यानी बेसिक नीड्स जो है वो राज्य पूरी करे और उनको फ्री छोड़ दे अपना खुद का सर्वांगीण विकास करने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। चाहे वह आर्थिक रूप से प्रगति करे तो अब वह उसके लिए खुद ही क्या होगा, यानी कि उसका खुद का उस पर एकाधिकार होगा, जो भी उसने अपने जीवन में कमाया होगा। लेकिन इससे समाज में खुद व खुद समानता और न्याय स्थापित तो नहीं हो जाता, है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धी ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होती है। यानी कि कौन सी चीज़ हो सकती है? मतलब प्रतिस्पर्धा कैसी चीज़ में होनी चाहिए? यानी कि ठीक है, प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो परिस्थितियां हैं वो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, ठीक है, असमानताओं की खाइयां नहीं बनेंगी। क्यों? मौका तो सभी को मिल रहा है, सभी को समान परिस्थितियों में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है, वो बेसिक संसाधन सभी को उपलब्ध हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, यानी असमानता कम से कम होगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर है। यानी कि उदारवादी क्या कहते हैं कि नौकरियों में जैसे नियुक्तियां होती है या शैक्षणिक संस्थान हैं, तो प्रवेश के लिए जब हम चयन के उपाय के रूप में कंपटीशन रखते हैं या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं तो वो न्यायोचित और कारगर है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा वही रेस में आगे जाएगा, अदरवाइज़ वो पीछे छूट जाएगा। तो उदाहरण स्वरूप अपने देश में अनेक छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की आशा करते हैं, जबकि प्रवेश
के लिए अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समय समय पर सरकार और अदालतों ने शैक्षणिक संस्थानों और प्रवेश परीक्षा का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया है। वो नियम क्यों बदले जाते हैं? ताकि हर प्रत्याशी को स्पर्धा का उचित और समान अवसर मिल सके। फिर भी कुछ को प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारे का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। समाजवादियों से उलट उदारवादी नहीं मानते कि, यानी कि कौन नहीं मान रहा? उदारवादी नहीं मान रहे, लेकिन समाजवादी मानते हैं क्या? कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यता रूप से जुड़ी हुई है। कौन मानता है ऐसा? समाजवादी। उनका मानना है कि इनमें से हर क्षेत्र की असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र सामाजिक राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है। कौन? लोकतंत्र। कौन सी समानता की बात हो रही है? राजनीतिक समानता की। लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। कि मतलब हमें अलग अलग रणनीतियाँ बनानी होती है कि हम समाज की भिन्नता कैसे कम करें, उन कुरीतियों को कैसे ख़त्म किया जा सके, समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, आर्थिक असमानता को कैसे कम किया जा सके। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनके व्यक्तित्व की क्षमताएं विकसित करने से रोकती है। यानी कि जो उदारवादी है वो कहते हैं कि भाई असमानताएं तभी समस्या बनती है जब वह व्यक्तित्व के विकास के लिए विकास को रोके। अगर वह व्यक्तित्व के विकास को नहीं रोकती तो वह नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, कुछ नई बातें जानी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। इससे आगे नारीवाद और कुछ और रोचक जुड़ी हुई चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।